Okay. So very good afternoon to all of you all. So yesterday we had looked into the features of a company. आगे बढ़ने के पहले क्या आप लोग सब मुझे बता सकते हो कंपनी कैसी होनी चाहिए? चलो बोलो. टॉप क्लास. वेरी गुड. T is for transferability of shares. O is for ownership. अलग. Management. P is for perpetual succession. C is for L is for A is for S for share capital. S for separate legal. अच्छा, अगर आपकी कंपनी एक पब्लिक कंपनी है, द शेयर्स आर फ्रीली ट्रांसफरेबल. बट अगर आपकी कंपनी एक प्राइवेट कंपनी है, क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स भी ट्रांसफरेबल होते हैं? बट देयर विल बी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस. अच्छा, आज के जमाने में आप लोग मुझे बताओ, कॉमन सील मैंडेटरी है या ऑप्शनल है? तो अगर आपके पास कॉमन सील है क्या बात है, बट अगर ना भी है तो भी क्या चलेगा? कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है या फिक्टिशियस है? सो कंपनी के जो शेयर्स है वो ट्रांसफरेबल है. मतलब क्या कंपनी का सक्सेशन परपेचुअल है? क्योंकि मेंबर्स में कम एंड दे में गो, बट कंपनी जैसी है क्या वैसी की वैसी ही रहेगी? अरे बोलो ना. इज अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्रिएटेड बाय लॉ एंड इट कैन ओनली बी डिसॉल्व्ड बाय लॉ. हमने सेपरेट लीगल स्टेटस के लिए 3 केस लॉज देखे थे. क्या आप मुझे इन तीनों भी केस लॉज के नाम बोल सकते हो? बोलो बोलो. एंड गुजदार वर्सेस द कमिश्नर ऑफ. वेरी गुड. कितने अच्छे बच्चों, आप लोगों ने सबने अच्छे से पढ़ाई की है. चलो आज फिर मैं क्या करना चाहती हूं, टेक्निकली शुरुआत करना चाहती हूं विथ आवर एक्ट एंड दैट इज द कंपनीज एक्ट 2013. अब देखो, कंपनी ये जो शब्द है, कंपनी ये जो शब्द है, इट हैज बीन डिराइव्ड बाय अ लैटिन वर्ड. कंपनी शब्द, दिस वर्ड इज बीन डिराइव्ड बाय अ लैटिन वर्ड. आपने फाउंडेशन में भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा था, वहां पे भी आपने देखा था कितने सारे शब्द है उस एक्ट में which were not English words, those were Latin words. जैसे कि quid pro quo है ना. quid pro quo का क्या मतलब होता है? something in return, जिसका लीगल टर्म था consideration. और कौन से शब्द थे? consensus and thinking about the same thing in the same sense at the same. quantum merit, quantum ये जो शब्द था, हाँ या ना, quantum merit ये कौन सा वर्ड है? it is a Latin word. Similarly, my dear friends, even this word company has been derived from a Latin word. English is a very funny language. English के words बहुत limited है. आपने देखा होगा, देखो अगर हम इंग्लिश और हिंदी को भी कंपेयर करते हो, अभी हिंदी में तो हम मासी को मासी कहते हैं, मामी को मामी कहते हैं, बड़ी मम्मी को बड़ी मम्मी कहते हैं, बट इंग्लिश में सारे लोगों को आंटी ही कहते हैं या अंकल ही होते हैं. सारे अंकल ही होते हैं, कोई बड़े पापा या कोई मामा या कोई चाचा नहीं होता है. तो आप खुद देखो, सिंपल सा एग्जाम्पल है, कितने लिमिटेड वर्ड्स होते हैं. अब देखो, हम हमारी मासी को और मामी को कंपेयर नहीं कर सकते हैं. 2 अलग अलग लोग हैं, हाँ या ना, उनकी पोजीशंस अलग है, हमारा रिश्ता भी अलग है, बट इंग्लिश में इट इज वन एंड द सेम. तो अब जब लॉ मेकर्स भी लॉ लिखना शुरू किए, दैट टाइम दे रियलाइज दैट दे आर फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स एंड दैट इज व्हाई दे हैव बोरोड सर्टेन लैटिन वर्ड्स.
कंपनी भी जो है लीगल लैंग्वेज में, दिस वर्ड इज डिराइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, ओके, एंड इट मीन्स कमिंग टुगेदर, ओके, कंपनी, ओके, ये लैटिन वर्ड का मतलब होता है कमिंग टुगेदर। तो आप लोगों ने हमारे एग्जाम्पल में देखा ही है, चाहे आपकी कंपनी प्राइवेट है या पब्लिक है, नाउ वी नीड सर्टेन पर्सन्स हु आर कमिंग टुगेदर with a common objective, okay, and then this form of organization will be regarded as a company. अभी तक कंपनी ये शब्द की लीगल डेफिनेशन मैंने पढ़ाई नहीं है, जनरली मैं डिस्कस कर रही हूं कि ये शब्द आया कहां से, क्योंकि एक्ट का नाम ही कहता है ना, द कंपनीज एक्ट, तो ये वर्ड आया कहां से, उस बारे में मैं आप लोगों को बता रही हूं। सो बेसिकली इट इज बीन टेकन फ्रॉम द लैटिन डिक्शनरी विच मीन्स कमिंग टुगेदर। And why are you coming together? For a particular common objective. कोई एक ऑब्जेक्टिव है जिसके लिए आप साथ में आए हो, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन है जो इस एक्ट में कवर होने वाली है, उसी को हम कहने वाले हैं एज अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो, मैंने आपको पहले दिन कहा था, ये पूरी की पूरी एक्ट जो है कंपनीज एक्ट 2013, उसमें कुल मिला के कितने सेक्शंस है, कुल मिला के फुल एक्ट, यस, 470 सेक्शंस। बट क्या हमें सारे के सारे 470 सेक्शन सीए इंटरमीडिएट में पढ़ने की जरूरत है? नो। आउट ऑफ दिस 470 सेक्शंस, इंटरमीडिएट में आपको पढ़ने हैं सिर्फ और सिर्फ 148 सेक्शंस, सिर्फ, क्योंकि आप जानते हो द होल एक्ट इज कंप्राइजिंग ऑफ 470 सेक्शंस। अब देखो, इसी 148 सेक्शंस में से सबसे पहला सेक्शन जो आज हम लोग करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी सेक्शन नंबर 1। आप लोग जानते हो हर एक्ट, हर एक एक्ट, आपने फाउंडेशन में ही 5 एक्ट पढ़े आप लोगों ने, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, पार्टनरशिप एक्ट, एलएलपी एक्ट, एंड द लास्ट वन इज अ लिटिल बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। तो अभी तक तो मुझे लगता है आप लोगों का ये तो नॉलेज आ ही चुका होगा that every act का first section always talks about the applicability of the act. So Companies Act is also no exception to it. Section number 1 of the Companies Act is also talking about the applicability of the act. अच्छा, इसके पहले मुझे बताओ, how many of you all have actually seen the Bare Act? Bare Act मतलब जैसे लॉ मेकर्स ने कानून लिखा है, वो बेयर एक्ट क्या कभी आपने देखा? नॉट माई बुक्स और नॉट इंस्टीट्यूट्स बुक या कोई ऑथर की बुक की बात नहीं कर रही हूं, जैसा रॉ एक्ट बना है, क्या वैसा का वैसा आप में से किसी ने देखा है? सिर्फ एक बच्चे ने ही देखा है, 1 2 3 4, बस इसके अलावा नहीं देखा है? ठीक है, पहले मैं वो दिखा देती हूँ बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट, फिर मैं सिखाती हूँ। देखो, दो दिस सब्जेक्ट इज अ वेरी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट, आई गारंटी यू माई अप्रोच इज गोइंग टू बी वेरी प्रैक्टिकल। आपने देखा होगा, इन 2 दिन ही हुए हमारी क्लास शुरू होके, मैंने आपको रियल लाइफ एग्जांपल्स फ्लिपकार्ट का दिया है, साथ साथ में डीमार्ट का दिया है, एंड एवरी डे यू विल रियलाइज के समवॉट और द अदर आई एम गोइंग टू कोरिलेट दिस एक्ट विद द प्रैक्टिकल सिनेरियो। तो हम लोग, हमारी क्लास में सत्यम का वो पूरा कांड हुआ था, पता है आपको? सत्यम करके कंपनी थी, कंप्यूटर, सत्यम कंप्यूटर्स, उसके बारे में हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद यू नो हु इज लैरी पेज, मिस्टर लैरी पेज, हु इज ही? फाउंडर ऑफ व्हाट, विच कंपनी? यस, वेरी गुड। और साथ साथ में हम लोग ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स देखने वाले हैं जब मैं आपको काइंड्स ऑफ शेयर्स पढ़ाऊंगी ना, काइंड्स ऑफ शेयर्स, इक्विटी, प्रेफरेंस, इक्विटी में भी आप लोग देखोगे शेयर्स विद डिफरेंशियल वोटिंग राइट्स, शेयर्स विद इक्वल वोटिंग राइट्स, उसमें मैं आपको प्रैक्टिकली बताने वाली हूँ कौन सी कंपनीज ने डीवीआर इशू किए हैं, कौन सी कंपनी, मैं अभी कुछ दिनों में, ये हफ्ते में, फ्राइडे या सैटरडे तक ही आने वाला है, लिस्टेड एंड अनलिस्टेड कंपनी, वहां पे मैं आपको बताने वाली हूँ इन ऑल इंडिया में कंपनी पब्लिक कंपनी है। पब्लिक कंपनी में भी ऐसी कंपनीज होती है जो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनीज होती है। अगर लिस्ट करनी है तो इंडिया में कितने स्टॉक एक्सचेंजेस है? बच्चों को लगता है 2 ही स्टॉक एक्सचेंजेस है, बीएसई और एनएसई, ऐसा नहीं है, देयर आर मल्टीपल स्टॉक एक्सचेंजेस। फिर हम लोग जब देखने वाले हैं एप्लीकेशन और अलॉटमेंट, प्रोस्पेक्टिस का जब चैप्टर देखने वाले हैं, प्रोस्पेक्टिस, एक्चुअल में मैं आपको प्रोस्पेक्टिस जो है वो बताने वाली हूँ। सो माय अप्रोच इज गोइंग टू बी अ वेरी प्रैक्टिकल अप्रोच, जिससे कि आपको क्या आएगा, मजा आएगा पढ़ने के लिए। वाई? बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड ना कि जो मैं पढ़ रहा हूं उसका एक्चुअल एप्लीकेशन भी है।
तो तब पढ़ने में बहुत ज्यादा मजा आता है. एंड देन व्हेन यू विल रिफर द न्यूज और व्हेन यू विल रीड द न्यूज़पेपर और फिर कुछ इंफॉर्मेशन आती है कि ये कंपनी का आईपीओ निकला है या ये कंपनी का एफपीओ निकला है, ये उसका ऑफर प्राइस है, यहां से यहां तक विंडो खुली है, तब आपको बहुत ज्यादा मजा आता है. जब प्रैक्टिकली आप चीजों को समझने लगते हो, दैट टाइम ऑटोमेटिकली योर इंटरेस्ट विल गेन इन दैट पर्टिकुलर टॉपिक. तो वैसे ही मेरा अप्रोच रहने वाला है. मुझसे जितना हो सकता है करंट लाइफ एग्जांपल्स जो है मैं आप लोगों को दूंगी. बायबैक का होगा, राइट इशू का होगा, शेयर स्प्लिट का होगा, कंसोलिडेशन ऑफ शेयर्स का होगा. तो कुछ तो प्रॉब्लम हो रहा है क्या? आ रही जा रही है क्या आवाज? आ रही जा रही है आवाज? चेक कर दो. तो ये सारी चीजें जो है मैं आपको बताने वाली हूं. नाउ बिकॉज ओनली फ्यू ऑफ यू ऑल हैव एक्चुअली सीन द बेयर एक्ट, ये मैं आप लोगों को बताना चाहती हूं. देखो, दिस इज द बेयर एक्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013. सबसे पहले जो होता है, आवाज कम कर, कम ज्यादा का कुछ नहीं है, आ रही जा रही है आवाज. यही जो कंपनीज एक्ट है ना, वो अलग अलग चैप्टर्स में डिवाइडेड होता है. एवरी एक्ट इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स. अब देखो, जब हम यूजुअल बुक भी लिखते हैं, ऑब्वियसली ऑथर के लिए क्या जरूरी होता है कि उसका मैसेज जो है वो ऑडियंस तक पहुंचे. हाँ या ना? अगर सपोज आप कुछ बुक लिखने की आपकी इच्छा है, ओके, तो ऑब्वियस सी बात है, हाउ विल यू प्रेजेंट योर बुक? यू विल प्रेजेंट योर बुक इन सच अ मैनर दैट इट इज यूजर फ्रेंडली, कि जो भी टारगेट क्राउड है उसको आसानी से समझ में आए कि आपने क्या लिखा है. तो अब जब लॉ मेकर्स भी लॉ लिख रहे हैं, लिखते समय ऐसा नहीं करते कि बस पहली चीज की शुरुआत की और आखिरी में ही हमने खत्म किया. ऐसा नहीं होता है. एवरी एक्ट इज डिवाइडेड इनटू सर्टेन चैप्टर्स. तो वैसे ही कंपनीज एक्ट भी चैप्टर्स में डिवाइडेड है. काफी सारे चैप्टर्स में ये डिवाइडेड है. अगर आप देखोगे, देखो ये चैप्टर नंबर 1, दिस इज अकॉर्डिंग टू द बेयर एक्ट, इट इज नॉट अकॉर्डिंग टू माई नोट्स. हाँ, इट इज अकॉर्डिंग टू द बेयर एक्ट, लॉ मेकर्स ने जो लिखा है. देखो, चैप्टर नंबर 1 इज टॉकिंग अबाउट two things. Chapter number 1 is talking about two things. Chapter number 1 is the preliminary chapter, जो दो चीजों के बारे में बात करता है. कौन सी दो चीजों के बारे में? कि एक्ट का एप्लीकेशन क्या है, व्हाट इज द नेम ऑफ द एक्ट, उसका कमेंसमेंट कब से होगा, और एक्सटेंट ऑफ एप्लीकेबिलिटी. और साथ ही साथ यूजुअली हर एक एक्ट का सेकेंड सेक्शन जो होता है वो डेफिनेशंस का होता है. सो बेसिकली दिस इज एन इंट्रोडक्शन टू द एक्ट, और इसीलिए चैप्टर नंबर 1 का नाम दे दिया है प्रिलिमिनरी. वैसे ही ये चैप्टर नंबर 2 जो है, इट इज टॉकिंग अबाउट इनकॉर्पोरेशन एंड अदर मैटर्स विच आर इंसिडेंटल टू द इनकॉर्पोरेशन. चैप्टर नंबर 2, जिसमें सेक्शन नंबर 3 से लेकर, अगर आप देखोगे, सेक्शन नंबर 22 तक है. तो इसमें बताया गया है मेमोरेंडम क्या होता है, आर्टिकल्स क्या होता है. सेक्शन नंबर 7 में बताया गया है कि कैसे कंपनी को इनकॉर्पोरेट किया जाता है. ये आपका फाउंडेशन में हुआ है. आपका फाउंडेशन में सेक्शन नंबर 8 भी हुआ है, एनपीओज, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस. फिर मैंने आप लोगों को एक मेमोरी टेक्निक बताई थी फाउंडेशन में, क्लैप्स, है ना. तो दिस इज द इफेक्ट ऑफ रजिस्ट्रेशन. और मैं बताती थी जैसे ही सेक्शन 7 हो जाता है, सेक्शन 9 आ जाता है, क्लैप्स, जिसमें बताया गया था कि कंपनी इज अ सेपरेट पर्सन. अरे बोलो ना. कंपनी हैज अ परपेचुअल सक्सेशन, लाइबिलिटी ऑफ द मेंबर्स इज लिमिटेड, इट इज एन आर्टिफिशियल पर्सन. सो बेसिकली यहां पे अब आप देखने वाले हो, क्या देखने वाले हो सेक्शन 9 में? टॉप क्लास, क्योंकि वहां पे सिर्फ बेसिक चीजें थी, डिटेल में पूरा सेक्शन जो है यहां पे कवर होता है. तो ऐसे करके सेक्शन 3 से लेकर सेक्शन नंबर 22 इज चैप्टर नंबर 2 विच इज रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन. मतलब 3, 4, 5, 6 ऐसे 22 तक के सारे सेक्शंस ना इनकॉर्पोरेशन से रिलेटेड ही है. ये सारे सेक्शंस का बंच इज रिलेटिंग टू इनकॉर्पोरेशन. वैसे चैप्टर 3 is relating to prospectus and allotment of securities. Chapter number 3 is starting from section number 23 and it is going up to 41. तो बेसिकली यहां पे फंड्स कैसे रेज किए जाते हैं, ओन फंड्स,
ओन फंड्स, इक्विटी शेयर्स, प्रेफरेंस शेयर्स, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसीट्स, उसके बारे में बताया गया है कि कौन सी कंपनी पब्लिक के पास जा सकती है, कौन सी कंपनी प्राइवेट ऑफर मतलब बेसिकली स्पेशल ऑफर दे सकती है, क्या आप राइट इशू कर सकते हो, क्या बोनस इशू किया जा सकता है, प्रोस्पेक्टिस कब कब जरूरी होता है, प्रोस्पेक्टिस के क्या सारे टाइप्स होते हैं, क्या प्रोस्पेक्टिस को रजिस्टर करना जरूरी होता है विद द आरओसी, अगर रजिस्टर किया वो कितने समय के लिए वैलिड होता है, अगर आपने स्टॉक एक्सचेंज में अप्लाई किया है और आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है तो क्या अलॉटमेंट वैलिड होगा या वर्ड होगा, क्या कोई मिनिमम एप्लीकेशन मनी होता है, क्या कोई मिनिमम सब्सक्रिप्शन अमाउंट होता है, ये सारी चीजों के बारे में बताया गया है अंडर चैप्टर नंबर 3। तो ऐसे करके दिस इज द इंडेक्स जिसमें अलग अलग चैप्टर्स और चैप्टर से रिलेटेड सारे सेक्शंस उसके नीचे दिए गए हैं। आपको आपके सिलेबस में 10 चैप्टर्स है, 10 चैप्टर्स। तो अगर आप देखोगे दिस इज चैप्टर नंबर 10, दिख रहा है क्या ये चैप्टर नंबर 10? अरे दिख रहा है या नहीं? ऑडिट एंड ऑडिटर्स, जिसका लास्ट वाला सेक्शन है सेक्शन नंबर 148। ओके, सो यू ऑल हैव 10 चैप्टर्स। अगर आप मेरी बुक भी देखोगे, इवन इन माई बुक आई हैव डिवाइडेड योर चैप्टर्स अकॉर्डिंग टू द एक्ट ओनली। अगर आप देखोगे वॉल्यूम नंबर 1A में यू ऑल आर हैविंग 4 चैप्टर्स, दिख रहा है क्या आपको? यू ऑल आर हैविंग 4 चैप्टर्स, और ये देखो चारों भी चैप्टर्स के नाम सेम नाम है, सेम नाम जो एक्ट के अंदर दिए। ओके, एंड इवन इफ यू रीड द कंटेंट, आपको पता है ये बेयर एक्ट कहां से दिखाई देगी आपको? किसी को अगर देखनी है तो आपने कभी एमसीए की वेबसाइट देखी है? Have you ever seen mca.gov.in? MCA, Ministry of Corporate Affairs. ये देखो, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की ऑफिशियल वेबसाइट है और उसकी ई बुक में मैं आई हूं। ई बुक बिकॉज नाउ आई एम शोइंग यू वर्चुअली। ओके, अगर आप बोलो तो मैं फिजिकल बैरैक भी लेके आ सकती हूँ, आई डोंट माइंड, आई हैव इट एट होम। तो देखो ये ऐसी ई बुक है, ठीक है? वर्चुअल स्टूडेंट्स आप भी ध्यान दो, यहीं पे देखो, अगर आप देखोगे चैप्टर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे करके कुल मिला के देखो कितने सारे चैप्टर्स है कंपनीज एक्ट में। बट योर सिलेबस यू ऑल ओनली हैव 10 चैप्टर्स एंड इवन माई बुक। आप देखो इंडेक्स निकालो मेरी बुक का इंडेक्स, और ये बेयर एक्ट, आप आपके डेस्क पे मेरी बुक निकालो, आपको 4 चैप्टर्स नजर आ रहे होंगे। 1A आपके पास है, 1B अभी तक आपके पास आई नहीं है। 1A में चारों चैप्टर्स के नाम क्या आपको सेम ही नजर आ रहा है? सबसे पहले क्या आपको प्रिलिमिनरी नजर आ रहा है? इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी एंड मैटर्स इंसिडेंटल देयर टू नजर आ रहा है। फिर चैप्टर नंबर 3 प्रोस्पेक्टिस एंड अलॉटमेंट ऑफ सिक्योरिटीज, एंड चैप्टर नंबर 4 इज शेयर कैपिटल। एक्ट में आपको नजर आ रहा होगा चैप्टर नंबर 3 के 2 पार्ट्स है, बट इंस्टीट्यूट ने आपका कुछ ये सेकंड पार्ट में से सिलेबस निकाल दिया है। इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, जिसके वजह से आपको टेक्स्ट बुक में नजर नहीं आ रहा है। बहुत सारे सेक्शंस इंस्टीट्यूट ने नोटिफाई किए हैं विच आर नॉट अ पार्ट ऑफ योर सिलेबस, बट अपार्ट फ्रॉम दैट जो सारे सेक्शंस इंस्टीट्यूट ने कहे हैं जो आप लोगों के लिए एप्लीकेबल है, आप लोग मतलब आप लोगों का अटेम्प्ट है नवंबर 2021 एंड ऑनवर्ड्स, वो सारे सेक्शंस जो है along with the latest amendments are going to get covered in my class। जो latest amendments है, मतलब you will not believe, जो कंपनीज अमेंडमेंट एक्ट 2020 आया है उसके भी सारे अमेंडमेंट्स जो है मैंने मेरी बुक में कवर किए हैं। सो बेसिकली ये बुक्स अभी कुछ समय तक बनी है और जनवरी तक जो भी सारे अमेंडमेंट्स है, जनवरी 2021 ओके तक जो भी सारे अमेंडमेंट्स आए हैं, ऑल दीज अमेंडमेंट्स आर कवर्ड इन माई बुक्स। ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है, फेब, मार्च, अप्रैल, इन 3 महीनों में एमसीए जो है वो क्या कर सकता है, कुछ नए अमेंडमेंट्स नोटिफाई कर सकता है। सो यू ऑल नीड नॉट वरी। व्हाई यू नीड नॉट वरी? बिकॉज हमारी क्लास वैसे भी तब तक चलने ही वाली है, हाँ या ना? और फिर भी अगर कभी ऐसा होता है कि क्लास खत्म होने के बाद कुछ अमेंडमेंट्स आ जाते हैं, वैसे तो आने नहीं चाहिए बिकॉज माई क्लास इज गोइंग टू गो, माई क्लास ड्यूरेशन इज फॉर 3 months। 15 फेब से हमारी क्लास शुरू हुई है, 3 या 3.5 महीने के आसपास मेरी क्लास चलेगी। तो अभी फेब समझ लो, फेब तो खत्म होते आया, ठीक है, मार्च, अप्रैल, मई एंड तक तो मेरी क्लास चलने वाली है।
और आप लोगों को, आपको पता है क्या, आपका अटेम्प्ट नवंबर में है, राइट? तो नवंबर के स्टूडेंट्स के लिए 1 मई के पहले, 1 मई के पहले, ये चीज आपको पता है क्या? सपोज योर अटेम्प्ट इज इन नवंबर, suppose your attempt is in November 2021. So yes, सिक्स मंथ्स के पहले, सपोज 1 नवंबर 2021 को आपका अटेम्प्ट है, 6 महीने पहले, 6 महीने पहले मतलब ये आ जाता है 1 मई 2021, उसके पहले मतलब अप्रैल एंड, समझ लो आप 30 अप्रैल तक जो भी नोटिफिकेशंस आते हैं एमसीए के वेबसाइट पे अमेंडमेंट से रिलेटेड, वो आप लोगों को एप्लीकेबल होते हैं। ये सिर्फ मैं कंपनीज एक्ट की बात नहीं कर रही हूँ, इवन फॉर इनकम टैक्स एक्ट एंड इवन फॉर जीएसटी एक्ट, मतलब हर कोई लॉ जिसमें अमेंडमेंट्स आते रहते हैं बदलते वक्त के साथ, यू शुड बी प्रोफेशनली कॉम्पिटेंट, मतलब आपको भी ये बदला हुआ कानून पता होना जरूरी है। तो इंस्टीट्यूट इसीलिए कहती है अटेम्प्ट के 6 महीने पहले तक जो भी अमेंडमेंट्स आए हैं वो बच्चों को अपने अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल रहेंगे। तो फॉर्चुनेटली मेरी क्लास तब तक चलेगी, तो क्लास में ही मैं आपको सारे के सारे अमेंडमेंट्स जो है वो कवर करवा दूंगी। बट फिर भी सपोज अगर ऐसा हुआ कि क्लास में मैंने अमेंडमेंट नहीं कराया है, यू नीड नॉट वरी, I will be uploading the amendment as well as the revision class on our YouTube channel स्वप्निल पटनी। तो आपने देखा ही होगा हर अटेम्प्ट के पहले मैं लाइव आती हूँ, जैसे आपके फाउंडेशन के अटेम्प्ट के लिए भी मैंने फुल डे मैराथन लिया था, वैसे इंटर के बच्चों के लिए भी फुल डे मैराथन लेती हूँ, जिसमें पहले अमेंडमेंट्स कवर किए जाते हैं एंड देन द होल सिलेबस इज रिवाइज्ड इन 12 to 14 आवर्स। तो वही सारी चीजें जो है वो होने वाली है इवन फॉर यू ऑल, सो यू ऑल नीड नॉट वरी रिलेटिंग टू द अमेंडमेंट्स। सारे के सारे अमेंडमेंट्स ओके विल बी कवर्ड इन द क्लास इटसेल्फ। तो देखो ये जो बुक मैंने बनाई है, ये बुक भी किसका फोन है, इज अकॉर्डिंग टू द बेयर एक्ट ओनली। और यही बेयर एक्ट में देखो, अगर आप देखते हो, चलो हम लोग सेक्शन नंबर 8 देखते हैं जो आपको पता है। देखो ये फॉर्मेशन ऑफ कंपनीज विद चैरिटेबल ऑब्जेक्टिव्स। तो देखो ये एक्ट कुछ ऐसी दिखती है, कुछ दिख रहा नहीं है ना आप लोगों को, इसमें देखती हूँ दिखाई देगा क्या। आप देखो ये सेक्शन नंबर 1 दिख रहा है आपको, ये सेक्शन नंबर 1। और अगर आप देखोगे मेरी बुक का, क्या आप आ सकते हो पेज नंबर, मेरी बुक का है 1.1। देखो वहां पे दिया है 1 शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन, same to same. So basically what we are going to do is we are going to learn law from the Bayer Act only. बट जब आप मेरी बुक पढ़ोगे आपको कभी ऐसे रियलाइज भी नहीं होगा या कभी ऐसे महसूस भी नहीं होगा कि आपने लॉ को बेयर एक्ट से पढ़ लिया है। इतने इजी वे में मैंने उसको प्रेजेंट किया है और उतने ही इजी वे में उसको मैं एक्सप्लेन भी करने वाली हूँ। सो इनफैक्ट इट इज अ विन विन सिचुएशन। शायद अगर मैं आपको कभी बोलती नहीं कि मैंने बेयर एक्ट में से बनाया, आपको रियलाइज भी नहीं होता कि ये बुक बेयर एक्ट में से बनाई गई है। तो सबसे बड़ी चीज क्या होती है इससे, मैं ये 100% दावे के साथ कह सकती हूं कि जो भी क्वेश्चंस इंस्टीट्यूट पूछेगा वो मेरी बुक्स में से ही पूछेगा, इसके बाहर एक भी सवाल नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि ये बुक मैंने बनाई है? नहीं, क्योंकि ये बुक लॉ मेकर्स ने बनाई है। तो लॉ के बाहर तो इंस्टीट्यूट सवाल पूछेगा ही नहीं, जो भी पूछेगा इसी में से पूछेगा। सो एवरीथिंग विल बी कवर्ड इन दिस बुक। मेरे बुक्स के अलावा आपको कोई भी दूसरे बुक्स को रिफर करने की जरूरत नहीं। एवरीथिंग इज कवर्ड। बेयर एक्ट तो है, साथ साथ में इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए पीपीटीज भी इसी में डाले गए हैं, प्लस प्रैक्टिकल एंड रियल लाइफ एग्जांपल्स आई विल बी गिविंग यू ऑल, प्लस प्रैक्टिस के लिए हम लोग क्वेश्चन बैंक तो सॉल्व करने ही वाले हैं। और साथ साथ में एक बार रिवीजन होने के बाद आपको मल्टीपल रिविजन्स करने हैं, उसके लिए मैंने आप लोगों को मेरी चार्ट बुक भी बनाकर दे दी है। एंड एवरीथिंग इज इन कलर। वैसे तो बेयर एक्ट ऐसी दिखती है विच इज वेरी ड्राई, पढ़ने में इतना मजा नहीं आता है, बट मेरी बुक में मैंने सब कुछ क्या किया है, कलर में दिया है
और वही मैंने कलर हायरार्की फॉलो की है जो फाउंडेशन में की है. सो बेसिकली अगर आपको कुछ वर्ड्स ब्लू में नजर आ रहे हैं, ऑल दीज आर द कीवर्ड्स. इसको भी अगर आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि पूरे सेक्शन में लिखा क्या है. सो बेसिकली शॉर्ट नोट्स में उसी में हो जाता है. लिटिल रीडिंग विल गिव यू एन आइडिया ऑफ द कंप्लीट सेक्शन. हाँ या ना? और सारे अमेंडमेंट्स रेड में है, रेड में. तो आपका ध्यान एकदम अट्रैक्ट कर देंगे. रेड में बहुत सारे अमेंडमेंट्स है जो सबसे पहले बार आप लोगों के अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल होने वाले हैं फॉर द फर्स्ट टाइम फॉर नवंबर 21 स्टूडेंट्स. उसके पहले वो सेक्शंस पुराने वाले सेक्शंस थे. आप लोगों का अटेम्प्ट वो पहला अटेम्प्ट होने वाला है जिसके ऊपर, इन सेक्शंस के ऊपर इंस्टीट्यूट सवाल पूछ सकती है. ठीक है, तो अब देखो सेक्शन नंबर 1 की शुरुआत करते हैं. आ जाइए, पेज 1.1 है मेरी टेक्स्ट बुक्स का. आ गए क्या 1.1 पे? हाँ, तो देखो सेक्शन नंबर 1 ऑफ एवरी एक्ट, ओके, ऑफ एवरी एक्ट ऑलवेज टॉक्स अबाउट द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द एक्ट. एप्लीकेबिलिटी मतलब क्या? ये जो कानून है ये किन किन लोगों को अप्लाई करता है और कब कब अप्लाई करेगा. ये किन किन लोगों को अप्लाई करता है और कब कब अप्लाई करता है. कंपनीज एक्ट का भी सेक्शन नंबर 1 इन्हीं चीजों के बारे में बात करता है. बेसिकली सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट टॉक्स अबाउट 4 थिंग्स. इस एक्ट का शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट, कमेंसमेंट एंड एप्लीकेशन. एक एक करके चारों भी चीजों को देखते हैं. सबसे पहले इज द शॉर्ट टाइटल. डे 1 से हम उसकी माला जप रहे, 108 बार तो हो गया. बता मुझे ये एक्ट का नाम क्या है, शॉर्ट टाइटल क्या है ये एक्ट का, बोलो. द कंपनीज एक्ट 2013. कंपनीज का क्या सी कैपिटल होगा, एक्ट का क्या ए कैपिटल होगा. एंड 2013 इज द ईयर इन विच दिस एक्ट केम इनटू एनफोर्समेंट. सो सबसे पहली चीज जिसके बारे में बताया गया है अंडर सेक्शन 1 इज द शॉर्ट टाइटल ऑफ दिस एक्ट. एंड द शॉर्ट टाइटल ऑफ द एक्ट, अरे, and the short title of this act is the Companies Act 2013. Next, extent. Extent मतलब geographical extent. क्या आप लोग मुझे बता सकते हो इस एक्ट की एप्लीकेबिलिटी जोग्राफिकली कहां कहां होती है? वेरी इजी, इट इज द होल ऑफ इंडिया. आज के जमाने में अब ऐसा तो नहीं रहा इंक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर और एक्सक्लूडिंग द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. आप लोग जानते हो भारत संविधान मतलब हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल नंबर 370 अब हटाया गया है. 370 के द्वारा पहले जब था हमने जम्मू एंड कश्मीर को एक स्पेशल स्टेटस दिया था, जिसकी वजह से क्या होता था, जब कभी भी कोई भी एक्ट इंट्रोड्यूस की जाती थी सबसे पहले हम क्या करते थे, हम जम्मू एंड कश्मीर के राज्य सरकार को पूछते थे कि क्या आप चाहते हो ये कानून आपके राज्यों में एप्लीकेबल हो. बट क्या अब ये स्पेशल स्टेटस हटाया गया है? मतलब अगर ये स्पेशल स्टेटस हटाया गया है, इज द एक्ट गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया? अरे हाँ या ना? क्या आप कहोगे इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर या एक्सक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर? सो यू ऑल बिलीव दैट जम्मू एंड कश्मीर इज अ पार्ट ऑफ इंडिया, हाँ या ना? तो उसको हमें स्पेसिफिकली बोलने की जरूरत नहीं है, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर. बट अब देखो, सपोज दिस इज द मैप ऑफ इंडिया. Okay, so suppose this is the map of India. तो अब देखो, जब मैं कहती हूं एनी एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, क्वेश्चन ये अराइज होता है
टेरिटोरियली इंडिया कहां तक एक्सटेंड होता है, इंडिया कहां तक एक्सटेंड होता है। तो अब देखो ये ब्लैक में जो डार्क आपको ये लाइन दिख रही है ना, दिस इज इंडिया, दिस इज इंडिया। अब देखो अगर लैंड है, सो इंडिया के नॉर्दर्न रीजन लैंड से कवर्ड है और नीचे और आजू बाजू 3 साइड्स इज कवर्ड बाय वाटर। लैंड जहां पे है वहां पे तो टेंशन नहीं है, बिकॉज वहां पे एक्चुअली हमने क्या किया है, बैरिगेट्स लगा दिए हैं। तो हमें पता है इसके इस साइड इंडिया है और से इसके इस साइड पाकिस्तान है। जैसे कि आपने वो बजरंगी भाईजान पिक्चर देखी है सलमान खान की, उसमें आपने देखा है कि वो जो मुन्नी ना, हाँ मुन्नी पाकिस्तान की है और सलमान खान अब मुन्नी को पाकिस्तान ड्रॉप करने जा रहा है। सो बेसिकली वो पाकिस्तान के बॉर्डर पे जाता है और फिर वो पता नहीं कहाँ अंडरग्राउंड से जाता है और क्या क्या, दैट कैन ओनली हैपन इन मूवीज। बट जो भी है, अगर आपने वो पिक्चर देखी है या नहीं देखी है, उसमें वहां पे वो गेट लगा हुआ है, गेट। ओके, तो बेसिकली हमें पता है कि गेट के इस साइड इज इंडिया का रीजन और वो गेट के उस साइड इज पाकिस्तान का रीजन। तो सिमिलरली वैसे नेपाल के लिए भी है, चाइना के लिए भी है, या भूटान के लिए भी है। तो जहां पे लैंड है ना, लैंड के लिए हमें टेंशन नहीं है, क्योंकि वहां पे हमने एक्चुअली बैरिगेट्स लगा दिए हैं और हमने डिफाइन कर दिया है कि इसके अंदर का रीजन जो है वो इंडिया का है। बट अब सवाल ये उठता है कि इंडिया इज कवर्ड बाय वाटर बाय 3 साइड्स। यहां पे अरेबिक सी है, यहां पे बे ऑफ बंगाल है और यहां पे हमारा इंडियन ओशन है। तो अब ये इंडियन ओशन है या बे ऑफ बंगाल है या अरेबियन सी है, तो यहां पे कितनी जगह है जो इंडिया की है या इंडिया की नहीं है? किसी को पता है? वेरी गुड यार, यू ऑल नो दिस। सो बेसिकली हुआ है आप लोगों का टैक्स में। सो यस, 12 नॉटिकल माइल्स तक माना जाता है कि ये जो वाटर बॉडी है is a part of our country. 12 nautical miles will approximately be 22.228 kilometers. ठीक है, is a part of India. तो उसका रेलेवेंस क्या है? उसका रेलेवेंस ये है कि कल जाके वहाँ पे से फॉर एग्जांपल कोई प्रेशियस माइन निकलती है या कोई दूसरे कोई आइलैंड निकलता है या कोई पीस ऑफ लैंड मिलता है या से फॉर एग्जांपल पर्ल्स मिलते हैं। सो बेसिकली वी नो दैट दिस एसेट इज बिलोंगिंग टू इंडिया बिकॉज दिस प्लेस इज बिलोंगिंग टू इंडिया। तो देखो बहुत लोग सिर्फ बोलते हैं हाँ एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया, बट इंडिया मतलब क्या ये जानना जरूरी है। सो बेसिकली अगर वाटर बॉडी से हमारा लैंड कवर्ड है 12 नॉटिकल माइल्स तक, जगह को माना जाएगा एज अ पार्ट ऑफ द इंडियन टेरिटरी। ओके, तो देखो शॉर्ट टाइटल क्या है इस एक्ट का? द कंपनीज एक्ट 2013। दिस एक्ट इज एप्लीकेबल टू होल ऑफ इंडिया। अब कमेंसमेंट, when did this act come into enforcement? अब देखो यूजुअली एक्ट्स जो रहती है वो एक साथ इंट्रोड्यूस हो जाती है, बट दिस इज नॉट द केस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013। कंपनीज एक्ट जो है वो स्टेज वाइज इंट्रोड्यूस हुआ है। कंपनीज एक्ट जो है वो स्टेज वाइज इंट्रोड्यूस हुआ है। ऐसा नहीं था कि पहले ही दिन सारे के सारे 470 सेक्शंस एप्लीकेबल हो गए। धीरे धीरे करके कुछ कुछ सेक्शंस जो है वो एप्लीकेबल करवाए गए। जैसे कि अगर मुझे शुरुआत करनी हो, सबसे पहले सेक्शन नंबर 1, ओके, सेक्शन नंबर 1 जो था, इट गॉट नोटिफाइड ऑन द 30th of August 2013। 30th अगस्त 2013 को सिर्फ और सिर्फ सेक्शन नंबर 1 जो है वो नोटिफाई हुआ। उसके कुछ समय बाद 12th of September 2013 को there were 98 sections that came into enforcement। मतलब बेसिकली सेक्शन 1 सिर्फ एप्लीकेबल हुआ ऑन 30th अगस्त। कुछ समय बाद 12 दिन बाद 98 सेक्शंस एप्लीकेबल हुए।
तब क्या हुआ था, इसके पहले की एक्ट थी 1956 एक्ट की, बोथ द एक्ट्स वर रनिंग पैरेलली। जो नए सेक्शंस इंट्रोड्यूस हुए, जैसे कि इनकॉर्पोरेशन का सेक्शन आ गया, मेमोरेंडम का आ गया, आर्टिकल्स का आ गया, प्रोस्पेक्टस का आ गया, तो इनसे रिलेटेड आप नए एक्ट को फॉलो करो। और डायरेक्टर्स से रिलेटेड सेक्शंस तब नोटिफाई नहीं हुए थे, तो डायरेक्टर्स से रिलेटेड सेक्शंस आप पुराने एक्ट का रिफर करो। तब एनसीएलटी नहीं बना था, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल, तो पुराने एक्ट के सीएलबी को रिफर करो, कंपनी लॉ बोर्ड। सो बेसिकली बोथ द एक्ट्स वर रनिंग पैरेलली। ऐसे करके 98 सेक्शंस तक 12 सितंबर 2013 तक इंट्रोड्यूस हुए। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद कुछ समय बाद देयर वर 143 सेक्शंस, अनदर 143 सेक्शंस दैट गॉट नोटिफाइड ऑन द 1st of April 2014। और फिर ऐसे करते करते धीरे 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 पूरे के पूरे 470 सेक्शंस जो थे वो एप्लीकेबल होना शुरू हो गए। तो अगर कोई आपको पूछता है what is the date of commencement of the Companies Act 2013, you cannot say one single day। जैसे कि आपने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा था, मुझे बताओ when did the Indian Contract Act come into enforcement? 1st of September 1872। वैसा आप कंपनीज एक्ट के लिए नहीं कह सकते। कोई अगर आपको पूछेगा ना कि कंपनीज एक्ट कब से कमेंस हुआ, यू कैन नॉट से अ सिंगल डेट, क्योंकि कंपनीज एक्ट एक डे पे नोटिफाई हुआ ही नहीं। इट गॉट नोटिफाइड इन अ स्टेज वाइज मैनर। कुछ सेक्शन अगस्त में 2013 में, कुछ सितंबर 2013 में, कुछ अप्रैल 2014 में, कुछ 2015 में। तब ऐसे करके स्टेज वाइज में ये एक्ट का एप्लीकेशन हुआ था, एनफोर्समेंट हुआ था, एंड दैट इज व्हाई देयर इज नो डेट ऑफ कमेंसमेंट फॉर दिस पर्टिकुलर एक्ट। तो आपके लिए और भी आसान है, इसका कोई जवाब ही नहीं है। और एक आखिरी चीज है कि ये एक्ट किन किन लोगों को अप्लाई होती है। देखो कहां कहां अप्लाई होती है, एक्सटेंट तो हमने देख लिया, इट अप्लाइज टू होल ऑफ इंडिया। बट क्या होल ऑफ इंडिया में इज इट गोइंग टू अप्लाई टू यू एंड मी? अरे बोलो ना, आपके पापा की दुकान है, किराना की दुकान, ही इज वर्किंग एज अ सोल प्रोप्राइटरीशिप, इंडिया में ही है, इंडिया में ही है आपके पापा की दुकान, नागपुर में है या से जयपुर में है। बट क्या आपके पापा को ये एक्ट एप्लीकेबल होगी? अरे बोलो, इंडिया में तो है आपके पापा की दुकान, बट इट इज नॉट गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू योर फादर्स शॉप। Why? Because he is not coming under the definition of a company. हाँ या ना? So basically now in India किन किन लोगों को ये एक्ट अप्लाई होता है? सबसे पहले it is going to be applicable to all the companies incorporated under this act. It is going to be applicable to all the companies incorporated under this act or under any other previous company law। previous company law क्या 2013 के पहले भी कोई कंपनी से रिलेटेड लॉ था? तो से मेरी कंपनी जो है रिलायंस पावर लिमिटेड या इन्फोसिस लिमिटेड 2008 में इनकॉर्पोरेट हुई थी। रिलायंस पावर 2008 तब क्या 2013 का एक्ट था या नहीं था? बट क्या रिलायंस पावर को कंपनी माना जाएगा अंडर द कंपनीज एक्ट 2013? व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस पॉइंट। दिस एक्ट मतलब विच एक्ट? कंपनीज एक्ट 2013 shall apply to any company registered under any previous company law. So though my company is registered under 1956 act, मेरी कंपनी को कंपनी माना जाएगा अंडर दिस एक्ट। और अगर मेरी कंपनी है अंडर दिस एक्ट, क्या ये एक्ट मतलब कौन सा वाला एक्ट? 2013 वाला एक्ट, क्या मुझे एप्लीकेबल हो जाएगा? तो मतलब क्या रिलायंस पावर लिमिटेड को ये 470 सेक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे? क्या इन्फोसिस लिमिटेड को ये सारे के सारे सेक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे?
क्या टाटा मोटर्स को 2013 के सारे सेक्शंस फॉलो करने पड़ेंगे? बट सपोज मेरी कंपनी, सपोज स्वप्निल पटनी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, it is a company, example, okay, ऐसे तो LLP है, but example, it is a company, okay, a private company which was incorporated in the year 2016. example, 2016 में SPC प्राइवेट लिमिटेड करके कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई 2016 में, मतलब अंडर विच एक्ट? 2013 एक्ट. क्या मेरी कंपनी को भी कंपनी माना जाएगा? और अगर मेरी कंपनी भी कंपनी है, क्या मुझे कंपनीज एक्ट 2013 एप्लीकेबल हो जाएगा? बट अगर कोई कंपनी है जैसे कि रिलायंस पावर लिमिटेड विच वॉज इनकॉर्पोरेटेड इन 2008 अंडर द 1956 एक्ट, क्या उसको भी कंपनी माना जाएगा? और अगर वो कंपनी है, क्या उसको 2013 का एक्ट एप्लीकेबल होगा? बट अगर मेरी पार्टनरशिप है, क्या मुझे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा? अगर मेरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है, क्या मुझे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा? अगर मेरी सोल प्रोप्राइटरीशिप है, क्या मुझे ये एक्ट एप्लीकेबल होगा? इट विल अप्लाई ओनली इफ आई एम अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और अंडर एनी प्रीवियस कंपनी लॉ. साथ साथ में सेक्शन 1 अभी तक खत्म नहीं हुआ, इतना मत लो. आगे देखो क्या कहता है. ये सेक्शन कहता है दिस एक्ट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू इंश्योरेंस कंपनीज. हाँ, इंश्योरेंस कंपनीज को भी ये एक्ट एप्लीकेबल होने वाला है. मैक्स लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड इज एन इंश्योरेंस कंपनी. तो अब ऐसे केस में कंपनीज एक्ट इज ऑल्सो गोइंग टू बी एप्लीकेबल टू इंश्योरेंस कंपनीज. बट कभी कभार ऐसा हो सकता है, कभी कभार इंश्योरेंस कंपनीज को उनका अपना रिस्पेक्टिव एक्ट भी एप्लीकेबल होता है. जैसे इंश्योरेंस कंपनीज को होता है इंश्योरेंस एक्ट 1938, या तो आपने IRDA कभी सुना है आपने? इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी एक्ट 1999. तो ये सारी चीजें इंश्योरेंस कंपनीज को एप्लीकेबल होती है. तो ऐसा हो सकता है, कैसा हो सकता है कि, सुनो ना मेरी बात, इंश्योरेंस कंपनी को इरडा तो एप्लीकेबल है ही, ओके, और प्लस हमने कह दिया कंपनीज एक्ट भी एप्लीकेबल है. कह दिया ना अभी हमने कि आपको कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना पड़ेगा. कभी कभार ऐसा हो सकता है, एक्सेप्शनल केसेस में सेम चीज के बारे में दोनों एक्ट में बताया गया है. सेम चीज के बारे में दोनों भी एक्ट्स में बताया गया है. जैसे कि अगर कंपनीज एक्ट को देखें, कंपनीज एक्ट कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कम से कम 4 मीटिंग होनी चाहिए साल भर में. ये कौन सी एक्ट कह रही है? कंपनीज एक्ट कह रही है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की साल भर में 4 मीटिंग होनी चाहिए. बट से इंश्योरेंस एक्ट कह रहा है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की साल भर में कम से कम 6 मीटिंग होनी चाहिए. नहीं समझा आपको मैंने क्या कहा? कंपनीज एक्ट कह रहा है, क्या कह रहा है कंपनीज एक्ट? कि डायरेक्टर्स की साल भर में कम से कम कितनी मीटिंग होनी चाहिए? 4. और इंश्योरेंस एक्ट कह रहा है साल भर में डायरेक्टर्स की कम से कम होनी चाहिए 6 मीटिंग. दोनों भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग के बारे में ही बात कर रहे हैं. एक है कंपनीज एक्ट और एक है इंश्योरेंस एक्ट. तो अब मुझे बताओ कॉमन सेंस क्या कहता है? ये जो इंश्योरेंस कंपनी है इसको किस एक्ट को फॉलो करना चाहिए? इस प्रोविजन के लिए इरडा को फॉलो करना चाहिए. मतलब क्या ये कंपनी को कम से कम 6 मीटिंग कंडक्ट करना जरूरी है? मतलब बेसिकली व्हेन देयर इज अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन 2 एक्ट्स, कॉन्फ्लिक्ट मतलब समझता है? 2 अलग अलग चीजें कही गई है. whenever there is a conflict between 2 acts, you will always follow the stricter provision. stricter मतलब समझता है? अरे बोलो ना. तो यहां पे stricter कौन सा है? 4 वाला या 6 वाला? क्योंकि अगर आप stricter provision फॉलो करते हो, you are automatically following the provisions of the other act.
यहां पे कहा गया मिनिमम 4 मीटिंग, मिनिमम 4 मीटिंग, मिनिमम 4 मीटिंग। 6 मीटिंग करने में तो कोई हद है ही नहीं, है या नहीं? बट अगर आप सिर्फ 4 मीटिंग कंडक्ट करोगे, क्या आप इंश्योरेंस एक्ट को वायलेट करोगे? फिर आप ये नहीं कह सकते हो मैंने तो कंपनीज एक्ट फॉलो किया। ना ना, आपको कंपनीज एक्ट तो फॉलो करना है, साथ साथ में आपको आपका रिस्पेक्टिव एक्ट भी फॉलो करना पड़ेगा। अच्छा, वाइस वर्सा भी हो सकता है। वाइस वर्सा मतलब उल्टा। सपोज यहां पे 6 है और यहां पे 4 है। कंपनीज एक्ट कहता है मिनिमम 6 और इरडा कहता है मिनिमम 4, तब आप किसको फॉलो करोगे? यस, उस केस में यू विल फॉलो द कंपनीज एक्ट, क्योंकि अगर आपने कंपनीज एक्ट को फॉलो किया ऑटोमेटिकली इरडा तो फॉलो हो ही जा रहा है। और अगर दोनों में सेम है तो फिर टेंशन ही नहीं, ये भी 4 कह रहा है, ये भी 4 कह रहा है, तो मिनिमम 4 कंडक्ट कर लो, सिंपल, दोनों भी एक्ट्स फॉलो हो जा रहे हैं। तो देखो, इंश्योरेंस कंपनी को कंपनीज एक्ट भी फॉलो करना पड़ेगा अलोंग विथ इट्स रिस्पेक्टिव एक्ट। सो दिस एक्ट मतलब कंपनीज एक्ट 2013 इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू इंश्योरेंस कंपनीज। साथ ही साथ कंपनीज एक्ट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू बैंकिंग कंपनीज। हाँ, तो देखो ना, एक्सिस बैंक लिमिटेड, इट इज अ बैंक बट इट इज वर्किंग एज अ कंपनी। सुना है आपने? दीपिका पादुकोण इसके एडवर्टीजमेंट्स करती है। एक्सिस बैंक लिमिटेड के बारे में सुना है या नहीं सुना है? एक्सिस बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, एक्सिस बैंक लिमिटेड, इट इज अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी। क्या एक्सिस बैंक लिमिटेड कंपनीज एक्ट को फॉलो करेगी? बट साथ साथ में इट इज अ बैंक, इट इज अ बैंक, विल इट ऑल्सो हैव टू फॉलो द बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट? हाँ या ना? It is also going to follow the Banking Regulation Act 1949. Along with that, Companies Act is also applicable to all companies which are engaged in the generation and supply of electricity. But yes, इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज के लिए भी उनकी स्पेसिफिक एक्ट है, विच इज द इलेक्ट्रिसिटी एक्ट 2003. सो सेम टू सेम फंडामेंटल अप्लाई होगा. कंपनीज एक्ट है, इलेक्ट्रिसिटी एक्ट है. अगर कुछ चीजें दोनों में कॉन्फ्लिक्ट हो रही है, जो चीज ज्यादा स्ट्रिक्टर है उसी चीज को आप कंप्लाई करोगे. नेक्स्ट, any other company is governed by any special act, okay, except in so far as the said provisions are inconsistent with the provisions of the special act. ओके तो ठीक है, अगर इनकंसिस्टेंट है तो आप देखोगे कौन सा ज्यादा स्ट्रिक्टर है और आप उसको फॉलो करोगे. बट व्हाट आर दीज कंपनीज गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट्स? क्या आप बता सकते हो मुझे? नो, कंपनीज गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट्स. ओके, कॉर्पोरेशंस, वेरी गुड. कॉर्पोरेशंस का बेस्ट एग्जांपल हो सकता है LIC. व्हाट इज LIC? फुल फॉर्म नहीं पूछ रही रे. LIC is an entity which has been formed under a special act passed for it. तो बेसिकली LIC बनने के लिए पहले हमने LIC एक्ट 1956 पार्लियामेंट में पास करवाया. एक्ट कैसे बनता है आप लोगों को पता है क्या? सबसे पहले हमने LIC एक्ट 1956 पार्लियामेंट में पास करवाया और उसके अंडर वी इनकॉर्पोरेटेड द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी. ऐसी जो एंटिटीज होती है ना, जो बनती है अंडर अ स्पेशल एक्ट, उनको कहते हैं कॉर्पोरेशंस. अनदर एग्जांपल वुड बी SBI. बहुत सारी बैंक्स है, बट नाउ SBI इज वेरी स्पेशल. SBI was not incorporated under the Banking Regulation Act. SBI got incorporated under the SBI Act 1955. First, this act got passed under the parliament. And then once this act was made, SBI was incorporated under it. देखो, कंपनीज के लिए कोई स्पेशल एक्ट नहीं होती है.
आपको कितनी भी कंपनीज इनकॉर्पोरेट करनी है, सारी कंपनीज के लिए कंपनीज एक्ट ही एप्लीकेबल होता है। ऐसा नहीं होगा एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड बनने के लिए पहले एसपीसी एक्ट आएगा, ऐसा होगा क्या? और फिर एसपीसी प्राइवेट लिमिटेड इनकॉर्पोरेट होएगा, बोलो ना ऐसा होने वाला है? नहीं। अगर हमें एसपीसी को प्राइवेट कंपनी की तरह इनकॉर्पोरेट करना है, इट इज गोइंग टू गेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द कंपनीज एक्ट 2013। बट ये जो एंटिटीज की मैं बात कर रही हूं, इवन आर इंस्टीट्यूट आईसीएस कंपनी सेक्रेटरीज का भी इंस्टीट्यूट जो है, ये जो बने हैं ये अपने स्पेशल एक्ट के अंदर बने हैं। आपको पता है क्या? अरे पता है या नहीं पता है? So what are these? These are entities which are incorporated under special acts. उनको भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है, हाँ। बट सेम चीज, अगर आपके स्पेशल एक्ट में कुछ और बताया गया है विच इज कॉन्फ्लिक्टिंग, इनकंसिस्टिंग विद द कंपनीज एक्ट, आप दोनों प्रोविजंस को कंपेयर करो, जो ज्यादा स्ट्रिक्टर है उसको फॉलो करो। तो अगर आप चाहते हो यहां पे कुछ एग्जाम्पल्स लिख दो ना, कंपनीज गवर्न्ड बाय स्पेशल एक्ट्स, वहीं पे लिख दो एग्जाम्पल्स। लिखो एलआईसी, आप जानते हो आरबीआई का भी अपना एक्ट है, आरबीआई एक्ट 1935, पता है? व्हाट इज आरबीआई? इट इज अ कंपनी गवर्न्ड बाय अ स्पेशल एक्ट। तो आरबीआई को आरबीआई एक्ट अप्लाई होता है और कंपनीज एक्ट भी अप्लाई होगा। लिखो ना ये इसके एग्जाम्पल्स लिखो, एलआईसी, एसबीआई, आरबीआई, आईसीएआई। कहां लिखोगे बताओ के बेटा? 1.2 दिख रहा है, पेज नंबर 1.2, उसके पॉइंट नंबर ई के वहां पे लिख दो, ई के यहां पे लिख दो। यहां पे आरबीआई लिख सकते हो, एलआईसी लिख सकते हो, एसबीआई लिख सकते हो, अपनी फेवरेट इंस्टीट्यूट आईसीएआई का एग्जाम्पल लिख सकते हो। आप लोग जानते हो यूटीआई? देखो कितने होशियार हो आप लोग। यूटीआई और आईसीएआई एक बार आ जाता है तो सीएस और सीडब्ल्यूई का इंस्टीट्यूट भी ऑटोमेटिकली फॉलो होता ही है, तो वो भी आप लिख सकते हो। और एक लास्ट एफ पॉइंट है, this act, companies act 2013, is also going to be applicable to such body corporates incorporated by any act for the time being in force, as the central government may by notification in this behalf, subject to such exemptions, modifications or adaptations as may be specified in the notification. तो basically F point सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ओके? सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या पावर देता है? एफ पॉइंट, कि अगर सीजी को ठीक लगता है, अगर सीजी को ठीक लगता है, सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी नोटिफिकेशन इशू कर सकता है और कह सकता है ये ऑर्गेनाइजेशन को भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल हो, वेदर इट इज इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट और नॉट, विल नॉट मेक अ डिफरेंस। सीजी को अगर लगता है कि इसको कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होना चाहिए, वो ऑफिशियल गैजेट में नोटिफिकेशन इशू करेगा। व्हाट इज एन ऑफिशियल गैजेट? इट इज लाइक अ गवर्नमेंट पब्लिकेशन। तो गवर्नमेंट जब आम जनता को कुछ बताना चाहता है, बोलना चाहता है, कम्युनिकेट करना चाहता है, इट विल डू बाय इशूइंग अ नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट। तो सीजी ने अपना ये पावर यूज किया है और ये पावर यूज करके सीजी ने एफसीआई, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एंड एनएचएआई, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया को भी कंपनीज एक्ट के परव्यू में ला लिया है। मतलब इवन एफसीआई हैज टू फॉलो द कंपनीज एक्ट 2013। Even the National Highway Authority of India has to follow Companies Act 2013. गवर्नमेंट जब कभी भी चाहे, सेंट्रल गवर्नमेंट जब कभी भी चाहे, वो नोटिफिकेशन के द्वारा ऐसे कोई भी इंस्टीट्यूट को कंपनीज एक्ट के परव्यू के अंदर ला सकता है। सो दिस इज अबाउट द फर्स्ट सेक्शन, दैट इज द सेक्शन 1 which is talking about 4 things। यहां पे मैंने उसकी समरी दी है, देखो ये समरी से अब कितना आसान हो जाएगा।
4 चीजों के बारे में सेक्शन नंबर 1 बताता है। कौन सी 4 चीजों के बारे में? देखो, टाइटल, व्हाट इज अ टाइटल? बोलो ना, साथ साथ में बोलते जाओ। कंपनीज एक्ट 2013, एक्सटेंड बताओ, होल ऑफ इंडिया। कमेंस कब हुआ है? नाउ वी कैन नॉट से अ परफेक्ट वन डे फॉर कमेंसमेंट। सेक्शन 1 जो है वो 30 अगस्त 2013 को आया और फिर स्टेज वाइज मैनर में सेक्शंस जो थे वो कमेंस होना शुरू हो गए। बट एप्लीकेशन के बारे में हम कह सकते हैं कि कंपनी एक्ट किन किन लोगों को अप्लाई होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट और एनी अदर प्रीवियस कंपनी लॉ। इट इज ऑल्सो एप्लीकेबल टू insurance companies, banking companies, companies producing and supplying electricity, companies regulated by special acts and entities notified by the central government. तो इसमें 2 चीजें हैं, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एंड नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और स्पेशल एक्ट्स में आपने देखा है आरबीआई, यूटीआई, आईसीएआई, एलआईसी, एसबीआई वगैरह वगैरह, इन लोगों को भी कंपनीज एक्ट एप्लीकेबल होता है। सिर्फ एक चीज ध्यान में रखना, अगर इन एंटिटीज के कुछ प्रोविजंस कंपनीज एक्ट से इनकंसिस्टेंट है, इनकंसिस्टेंट मतलब नॉट मैचिंग विथ, दे आर कॉन्फ्लिक्टिंग, आप दोनों भी सेक्शंस को कंपेयर करोगे और जो सेक्शन ज्यादा स्ट्रिक्टर है उस एक्ट के सेक्शन को आप कंप्लाई करोगे, तो ऑटोमेटिकली दोनों भी एक्ट्स कंप्लाई हो जाते हैं। हो कि नहीं? कुछ समझ रहे हैं या नहीं? किसी के कुछ डाउट्स है तो पूछो ना मुझे, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। बोलो, एनी डाउट्स अंडर सेक्शन नंबर 1? नो डाउट्स? वर्चुअल स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स? प्लीज आस्क मी। हाँ बोल। एनी डाउट्स? नो? ऑल क्लियर, ठीक है। ओके, वर्चुअल स्टूडेंट्स ऑल्सो डोंट हैव एनी डाउट, वेरी गुड। क्या हुआ? कुछ प्रॉब्लम है आप लोगों को? बस ये देख लो, फिर मैं 5 मिनट का ब्रेक देती हूँ, बस ये खत्म कर लो। देखो, अगर हम कंपनीज एक्ट 2013 को देखते हैं, कंपनी ये शब्द को डिफाइन किया गया है ऐसे, अकॉर्डिंग टू सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20। देखो मैंने रीड कैसे किया है, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20, मैंने सब सेक्शन नहीं कहा है, ठीक है? बिकॉज यस, सेक्शन नंबर 2 में बहुत सारी डेफिनेशंस है, अराउंड 95 डेफिनेशंस, एंड एवरी वर्ड इज अ डिफरेंट वर्ड विच इज बीन डिफाइंड. They are not related to each other, and because the content of a particular section is not related to each other, you will read it as a clause. You will read it as a clause. अगर किसी सेक्शन का कंटेंट एक दूसरे से रिलेटेड होता है, जैसे कि देखो ना, आपने कंपनीज एक्ट का सेक्शन नंबर 8 देखा था, ये दिख रहा है सेक्शन नंबर 8, तो उसमें सेक्शन 8, अब मैं कहूंगी सब सेक्शन 1, जो कह रहा है वेयर इट इज प्रूव टू द सेटिस्फैक्शन ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट अ पर्सन और एन एसोसिएशन ऑफ पर्संस प्रपोज टू बी रजिस्टर्ड अंडर दिस एक्ट
as a company have its objective for the promotion of art, science, commerce, literature, and intends to apply its profit for the promotion of its objective, intends to prohibit the payment of dividend. आप देख रहे हो क्या? फिर 8 subsection 2 कहोगी मैं, जो कहता है the company registered under this section shall enjoy the privileges and be subject to the obligations of a limited company. यहाँ पे मैं कैसे पढ़ रही हूँ? section 8 subsection 1, section 8 subsection 2 या section 8 subsection 9. Why? Because ये सारे के सारे 11 पॉइंट्स तक दिख रहा है क्या? वो एनपीओ के बारे में ही बात कर रहे, एनपीओ के बारे में ही बात कर रहे, इसलिए मैं रीड करते वक्त कहूंगी सेक्शन 8 सबसेक्शन 1. फिर अगर होगा क्लॉज 1 या सब क्लॉज जो भी है. बट अब जब मैं डेफिनेशंस की बात कर रही हूं, देखो ना डेफिनेशंस, ये बेयर एक्ट ही खोल रही हूं मैं. डेफिनेशंस आप देखो, इतनी सारी डेफिनेशंस है. देखो डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 सबसे 1, अ ब्रीच प्रोस्पेक्टस, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, अल्टर, आर्टिकल्स, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी, कंट्रोल, डिविडेंड. ये देखो ये सारी डेफिनेशंस A to Z के ऑर्डर में यहां तक है. देखो 95 दिख रहा है क्या आपको? बट ये सारे वर्ड्स एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है. शेड्यूल का डेफिनेशन इज नॉट रिलेटेड टू प्रोस्पेक्टिस का डेफिनेशन, या से प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन इज नॉट रिलेटेड टू बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की डेफिनेशन. ये सारी डेफिनेशन सेक्शन 2 में ही दी गई है, बट इन डेफिनेशंस का एक दूसरे से कोई भी कनेक्शन नहीं है. और इसीलिए रीड करते वक्त डेफिनेशन को मैं कहूंगी सेक्शन 2 क्लॉज. एक मिनट, मेरा पीपीटी चलेगा. जब मैं रीड करूंगी मैं कहूंगी सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 20 इज टॉकिंग अबाउट द डेफिनेशन ऑफ अ कंपनी. क्या कहती है कंपनीज एक्ट की डेफिनेशन? कंपनी इस वर्ड की इतनी फनी डेफिनेशन देखो. A company means a company. What is a company? Company मतलब company साहब. Company means a company. बस उतना ही. Incorporated under this act or under any previous company law. बस इतनी वन लाइनर डेफिनेशन है. बट ये डेफिनेशन को पढ़ के आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा. What is a company? A company means a company. Company मतलब company साहब. हाँ या ना? तो इसीलिए कल अगर आपने रियलाइज किया होगा मैंने पूरा 1 घंटा फीचर्स में डाला. वाई? देखो सिंपल सी चीज है. अगर मैं कोई भी चीज के बारे में आपको पूछ रही हूं, सपोज आई आस्क यू अबाउट व्हाट इज अ मोबाइल फोन. ओके, व्हाट इज अ मोबाइल फोन? तब आप कहोगे मैम मोबाइल मतलब मोबाइल. ऑब्वियसली बिकॉज इट इज डिफिकल्ट टू डिफाइन अ मोबाइल फोन. हाउ कैन यू डिफाइन अ मोबाइल फोन? बट हाँ, अगर आप ये कहते हो कि मैम मोबाइल फोन एक ऐसी चीज है जिससे आप किसी को भी कॉल कर सकते हो, किसी को भी मैसेजेस भेज सकते हो, किसी के भी कॉल्स रिसीव कर सकते हो, किसी के भी मैसेजेस रिसीव कर सकते हो, साथ साथ में आप फोटोज भी क्लिक कर सकते हो, सोशल मीडिया भी एक्सेस कर सकते हो, नोट्स भी रिकॉर्ड कर सकते हो, वॉच टाइम भी देख सकते हो, अलार्म क्लॉक भी सेट कर सकते हो. सो व्हाट एम आई डूइंग? आई एम एक्सप्लेनिंग द फीचर्स ऑफ दिस मोबाइल फोन. अपना फोटो एल्बम भी डिजिटली कलेक्ट करके रख सकते हो. सो अब जब मैं कहती हूं हाँ ऐसा कोई गैजेट जिसमें ये सारी चीजें है इज अ मोबाइल फोन, तब आपको कुछ आइडिया आएगी कि मोबाइल मतलब क्या. ऐसे लिटरली अगर मैं कहूंगी एक सेंटेंस में डिफाइन करो मोबाइल मतलब क्या, आप यही कहोगे मोबाइल मतलब मोबाइल. बस उसके अलावा मैं कुछ नहीं कह सकती. बट हाँ, इसी गैजेट को अगर एक्सप्लेन करना है किसी को, वी विल एक्सप्लेन इट नॉट बाय डेफिनेशन बट बाय इट्स फीचर्स. और इसलिए व्हाट इज अ कंपनी? लॉ मेकर ने तो सिंपल में कह दिया कंपनी मीन्स अ कंपनी. बट अगर आपको कंपनी समझना है, कंपनी कैसी होनी चाहिए? टॉप क्लास. ये फीचर्स जब आप समझोगे और फिर आप कहोगे हाँ ऐसी एंटिटी जिसमें ये टॉप क्लास है,
इस एंटिटी को कहा जाएगा एज अ कंपनी फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। और वही हुआ है यहां पे। अगर आप देखोगे आपके आंखों के सामने, दिस पर्सन इज जस्टिस मार्शल, जिन्होंने कहा कि अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन, इट इज इनविजिबल एंड इंटेंजिबल, इट इज ओनली एग्जिस्टिंग इन द आईज ऑफ लॉ। क्या आप कंपनी को देख सकते हो? नहीं, सिर्फ महसूस कर सकते हो, है ना। सिमिलरली इट एग्जिस्ट इन द कॉन्टेम्पलेशन ऑफ लॉ। अनदर पर्सन, दिस पर्सन इज जस्टिस जेम्स। So he explained a company form of organization as a company is an association of persons united for a common objective. And another person, all these are British judges, because Companies Act आया ही सबसे पहली बार तब था when the Britishers were ruling India, okay? is Justice Linde, जिनके बारे में आपने सुना होगा. A company is an association of persons. So basically even they have explained a company through its features. But हमें इससे ज़्यादा कई features पता है, top class सब कुछ पता है. तो ऐसी कोई organization जिसमें ये top class है, उसी को माना जाएगा as a company form of organization. हाँ है ना. लास्ट बैच में किसी ने पूछा था, मैम तीनों का सरनेम जस्टिस कैसे हो गया? जस्टिस इज नॉट अ सरनेम, ओके. जस्टिस इज अ टाइटल दैट इज बीन गिवन टू देम. सो बेसिकली अगर किसी पर्सन को हम आदर से बुलाना चाहते हैं, हम उनको नाम से नहीं बुलाते. जैसे आप मुझे अंकिता नहीं बुलाओगे, है ना. आप मुझे अंकिता मैम कहोगे ना. सो दिस मैम is a title that you have given to me for showing that respect that you have for me. Similarly, because this person is an honorable judge, we cannot call him. हाँ, मार्शल ने ये बोला था, ये लिंडे ने ये चीज कही थी, आपको नहीं पता. We are going to call him, yes, Justice Marshal या Justice James is a पदवी जो हम कहते हैं ना, is a title that we are giving that person to show the respect of his position. Okay, so this is not a surname. It is a title that is being given to that particular person. Yes or no, guys? अरे बोलो ना. चलो 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर बढ़ेंगे आगे. You can have a short break. क्लास में हूँ मैं, 5 मिनट आप जो चाहो वो कर सकते हो. Anyone who wants to drink water can drink water. Go to the washroom. I don't mind. It is 5 o'clock. 5 I will start. ओके चलो, एवरीवन प्लीज बी सीटेड. वो दरवाजा लगा दो ना. हो गए 5 मिनट. Okay, check. Okay, everyone please suspend whatever you are doing and now concentrate. चलो. अगला टॉपिक जो हम करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी क्लासिफिकेशन ऑफ कंपनीज. अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स. अलग अलग कैटेगरीज के हिसाब से कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट टाइप्स. आज की हमारी शुरुआत होने वाली है ऑन द क्लासिफिकेशन. चल रहा है क्या यूट्यूब पे? उधर ही स्टॉप हो रहा है बार बार. मेंबरशिप लिख रही हूँ उधर. अभी आ गया अचानक से. बीच बीच में स्टॉप हो रहा है ना.
बीच बीच में पॉज हो रहा है क्या? चेक करो तो। हाँ, साउंड नहीं आ रहा है क्या? अरे बीच में कभी कट हो गया है क्या? चेक चेक। मैंने मेंबरशिप लिखा और उसके बाद डायरेक्टली ये वाली स्क्रीन आ रही है ना? वहीं पे रुक गया ना? फ्रेम ड्रॉप हुआ ना? वही रिपीट हो रहा है ना बार बार? 4 बार रिपीट हुआ क्या? चेक कर, कहाँ से करना होगा वापस? अभी सही है क्या? अरे 4 बार रिपीट हो रहा है वही। अच्छा ठीक है, चलो। ओके फाइन, आई गॉट इट। समझ गया मुझे कहां से फ्रेम रिपीट हो रही है। सुनो आप लोग भी और एक बार सुन लो। उन लोगों ने 4 बार सुना ना, आपको 2 बार सुनना पड़ेगा। सुनो, ऑन द बेसिस ऑफ मेंबरशिप कंपनीज आर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, अ प्राइवेट कंपनी एंड अ पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 71। बट पब्लिक कंपनी की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है, एनी कंपनी विच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी इज अ पब्लिक कंपनी। तो बेसिकली पब्लिक कंपनी क्या है, ये जानने के लिए आपको पहले जानना पड़ेगा व्हाट इज अ प्राइवेट कंपनी। और प्राइवेट कंपनी को डिफाइन किया गया है अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 68। तो प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन कहती है, अगर आपके कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन इज द कंपनीज रूल बुक। हर एक कंपनी के 2 मेन डॉक्यूमेंट्स होते हैं, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। मेमोरेंडम में लिखा होता है कंपनी क्या करना चाहती है, और इन्हीं चीजों को कंपनी करेगी कैसे वो लिखा होता है इन द आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसी आर्टिकल्स में अगर 3 चीजें लिखी गई है, एक साथ लिखी गई है, तो आपकी कंपनी को कहेंगे एज अ प्राइवेट कंपनी। कौन सी 3 चीजें? 1, आपकी कंपनी के नंबर ऑफ मेंबर्स आर लिमिटेड अप टू 200। So basically maximum number of members in a public company can only be 200. But देखो ये 200 की गिनती भी कैसी होती है। Suppose you are holding shares in joint names. So say for example, sir and I together hold shares in Infosys Limited. We will not be considered as 2 persons. We will only be considered as 1. So joint holders will be considered as 1. आज के जमाने में 3 persons together can hold shares in joint names. 3 persons, maximum 3 persons can hold shares in joint names. Okay, so these joint holders will be considered as 1. अब देखो कभी कभार ऐसा होता है, as an employee you are eligible to get the shares of a company. आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, तो पहले बेसिकली आप एम्प्लॉय हो, एंड एज एन एम्प्लॉय you got eligible to subscribe for the shares of the company. तो बेसिकली आप एम्प्लॉय थे और अब आप मेंबर बन गए। आप एम्प्लॉय थे
और अब आप क्या बन गए, मेंबर बन गए। ऐसे लोगों को कहते हैं एज एम्प्लॉय मेंबर्स। जैसे बहुत सारी स्कीम्स होती है, ईसॉप, एम्प्लॉयज स्टॉक ऑप्शन प्लान या स्वेट इक्विटी शेयर्स, इनके बारे में बहुत डिटेल में हम लोग आगे चर्चा करने वाले हैं चैप्टर नंबर 4 में, शेयर कैपिटल एंड डिबेंचर्स वाले चैप्टर में। तो उसमें मैं बताऊंगी कि कब कब एम्प्लॉयज को भी शेयर्स मिलते हैं कंपनी के। एज एन एम्प्लॉय you were eligible to subscribe the shares and now you subscribe the shares and shares were allotted to you and you also became a member of the company। आप कौन बन गए अब, एम्प्लॉय मेंबर बन गए। एम्प्लॉय मेंबर्स will not be counted in this 200। why they are not counted? क्योंकि उनको जो शेयर्स अलॉट हुए हैं उसका मकसद कुछ और है, इसलिए नॉर्मल गिनती में हम उनको नहीं गिनेंगे। बट अब उसके आगे और एक चीज लिखी है, एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स। एक्स मतलब समझता है क्या, एक्स गर्लफ्रेंड, समझता है ना, जो छोड़ के चली गई या चले गया जो भी है। तो ये एम्प्लॉय हमें छोड़ के चले गया, बट देखो ही इज एन एक्स एम्प्लॉय मेंबर, मतलब जब वो एम्प्लॉय था तब उसको शेयर्स अलॉट हुए थे इन द कैपेसिटी ऑफ एन एम्प्लॉय। आज वो मेंबर है बट वो एम्प्लॉय नहीं है। आज वो कौन है, मतलब उसने अभी भी अपने शेयर्स बेचे नहीं हैं, अपने पास ही उसने वो शेयर्स रखे हैं। तो उसके वजह से आज वो मेंबर है बट वो एम्प्लॉय नहीं है, इसलिए उसको क्या कहते हैं, एक्स एम्प्लॉय बट नाउ करंटली अ मेंबर। ऐसे लोगों को भी हम 200 की गिनती में नहीं गिनते हैं। क्यों ऐसे लोगों को भी 200 की गिनती में नहीं गिनते, क्योंकि ओरिजिनली तो जब उनको शेयर्स अलॉट हुए थे वो ये स्कीम के तहत ही अलॉट हुए थे और उनके पास वही शेयर्स है, और इसलिए उन शेयर्स के लिए हम उनको मेंबर नहीं काउंट करेंगे। तो मुझे बता, मैक्सिमम मेंबर्स कितने होते हैं प्राइवेट कंपनी में, मैक्सिमम 200 में। क्या जॉइंट होल्डर्स विल बी कंसिडर्ड एज 1 एंड एम्प्लॉय मेंबर्स एंड एक्स एम्प्लॉय मेंबर्स विल नॉट बी काउंटेड। आर किस बारे में बात करता है, रिस्ट्रिक्शन। मैंने क्या लिखा है, क्या मैंने यहां पे प्रोहिबिशन लिखा है, बैन लिखा है, फॉरबिडन लिखा है? रिस्ट्रिक्शन मतलब वो चीज को किया तो जा सकता है बट देयर विल बी सर्टेन टर्म्स एंड कंडीशंस अटैच्ड। तो इसके बारे में हल्की सी झलक मैंने आपको कल भी दी थी। प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल है बट देयर विल बी सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। और पी बात करता है प्रोहिबिशन, मतलब यहां पे टोटल बैन है। यू आर फॉरबिडन ऑन मेकिंग अ पब्लिक इशू, मेकिंग एन इन्विटेशन टू द पब्लिक। आप प्रोस्पेक्टस इशू नहीं कर सकते, आप पब्लिक एट लार्ज के पास नहीं। अगर आपको जाना है यू विल हैव टू मेक अ स्पेशल ऑफर ओनली टू अ क्लोज्ड ग्रुप ऑफ पीपल। ये स्पेशल ऑफर को कहते हैं प्राइवेट प्लेसमेंट, सेक्शन नंबर 42 इस एक्ट का, ठीक है। तो यहां पे आप पब्लिक एट लार्ज के पास नहीं जा सकते कि जिसको ये कंपनी के शेयर्स खरीदने आप खरीदो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो आप और मैं फ्लिपकार्ट के या हल्दीराम के शेयर्स नहीं कर सकते until and unless we have close contacts with Walmart और with बिन्नी बंसल, जो हमारे पास आएंगे और कहेंगे कि मैम प्लीज हमारे शेयर्स खरीदे, हाँ या ना, तो वो पॉसिबल नहीं है, हाँ या ना। तो यस, आप पब्लिक एट लार्ज के पास नहीं जा सकते बट यू कैन ऑलवेज मेक अ क्लोज्ड इशू ऑफ योर शेयर्स। ये तीनों भी चीजें अगर आपके आर्टिकल्स में लिखी है, आपकी कंपनी को क्या कहेंगे, अरे बोलो ना। और जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो कैसी है, जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो कैसी है, जो कंपनी प्राइवेट नहीं है वो कैसी है, मतलब क्या पब्लिक कंपनी में अनलिमिटेड नंबर ऑफ मेंबर्स, पब्लिक कंपनी के शेयर्स क्या फ्रीली ट्रांसफरेबल है, और क्या पब्लिक कंपनी पब्लिक के पास इनविटेशन लेके जा सकती है, हाँ या ना। तो देखो, पब्लिक कंपनी इज डिफाइंड अंडर विच सेक्शन नंबर, सेक्शन नंबर 2 क्लॉज 70 एंड प्राइवेट कंपनी इज डिफाइंड अंडर सेक्शन नंबर 2 क्लॉज
तो आपके टेक्स्ट बुक्स पे आ जाओ आप लोग, टेक्स्ट बुक्स पे, और देखो बताती हूँ डेफिनेशन कौन से पेज नंबर पे है। 1.17। पब्लिक कंपनी, देखो एक्चुअली पब्लिक कंपनी में और एक पॉइंट है, अगर ये पीपीटी भी आप देखोगे ना, इट इज अ प्राइवेट कंपनी विच इज अ सब्सिडरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी। बट जब मैं होल्डिंग और सब्सिडरी आपको पढ़ाऊंगी उसके बाद ये पॉइंट को केटर करूंगी, करंटली उसको होल्ड पे रखो। तो देखो ना, अरे सुनो, सेक्शन 2 क्लॉज 71 किसको डिफाइन कर रहा है? एंड व्हाट इज अ पब्लिक कंपनी? इट इज अ कंपनी विच इज नॉट अ एंड विच इज हैविंग अ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। व्हाट इज दिस मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल? इट्स नॉट प्रिस्क्राइब्ड। पहले वो 5 लाख और 1 लाख की लिमिट थी पब्लिक प्राइवेट की, अभी वो लिमिट हटाई गई है। सो बेसिकली नाउ देर इज नो लिमिट ऑन द मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। 7 लोग लगते हैं ना पब्लिक कंपनी को इनकॉर्पोरेट करने के लिए, सबने एक एक शेयर भी खरीद लिया ना 10-10 रुपए का, 70 रुपए से भी आप पब्लिक कंपनी इनकॉर्पोरेट कर सकते हो। देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। ये जो शब्द आपको दिख रहे हैं एज में बी प्रिस्क्राइब, मतलब समझता है क्या आपको? एज में बी प्रिस्क्राइब मीन्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स। नो, नॉट एओए रूल्स, मतलब एक्ट के रूल्स, कंपनी के रूल्स नहीं, लॉ के जो रूल्स है उन रूल्स के बारे में बताया गया है। बट नाउ रूल्स आर साइलेंट, एंड बिकॉज द रूल्स आर साइलेंट देर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। यहां पे मैं चाहती हूं पब्लिक कंपनी के वहां पे आप एग्जाम्पल्स लिख दीजिए। टाटा मोटर्स, पब्लिक कंपनी के एग्जाम्पल्स लिखो। और कौन सी कंपनीज पता है आपको? प्राइवेट कंपनी की डेफिनेशन पे आ जाओ, पेज नंबर 16, बस इसको रीड करेगा और खत्म आज के लिए। आ जाओ। सो प्राइवेट कंपनी, कौन से एग्जांपल्स लिखोगे प्राइवेट कंपनी के लिए? हल्दीराम प्राइवेट लिमिटेड, फ्लिपकार्ट प्राइवेट लिमिटेड, So a private company means a company having a minimum paid up share capital as may be prescribed. There is nothing that is prescribed. So you don't require any minimum paid up share capital. And which by its articles, तो आर्टिकल्स में 3 चीजों के बारे में दिया गया है। LRP, ये R सबसे पहले लिखा है, restricts the right of transfer of its shares. रिस्ट्रिक्शन है या प्रोहिबिशन है? क्या प्राइवेट कंपनी के शेयर्स ट्रांसफरेबल है? फ्रीली ट्रांसफरेबल, बट इज इट ट्रांसफरेबल विथ रिस्ट्रिक्शंस? प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिट्स, प्रोहिबिट्स इन्विटेशन टू द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स सिक्योरिटीज। क्या पब्लिक के पास आप जा सकते हो, बट क्या प्राइवेट ऑफर दे सकते हो? आगे देखो कुछ लिखा है, द रिक्वायरमेंट ऑफ अ मिनिमम पेड अप कैपिटल शैल नॉट अप्लाई टू अ सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 का कभी कभार, मोस्टली ना, सेक्शन 8 कंपनीज आर गारंटी कंपनीज विदाउट शेयर कैपिटल। मतलब इवन विदाउट शेयर कैपिटल यू कैन इनकॉर्पोरेट अ कंपनी। शेयर कैपिटल ही नहीं है, शेयर
कैपिटल ही नहीं है। आपने ये कंपनी के बारे में कभी सुना है, डॉक्टर रेड्डी? डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरीज लिमिटेड इज अ गारंटी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल। तो सब्सक्रिप्शंस मिलते हैं या डोनेशंस मिलते हैं इन कंपनीज को, उससे वो वर्क करते हैं। सो ऐसी भी कंपनीज होती है जिनका शेयर कैपिटल नहीं होता है। तो अगर यहाँ पे स्पेसिफिकली दिया गया है सेक्शन 8 कंपनीज अगर विदाउट शेयर कैपिटल है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू ऑल कैन गेट इनकॉर्पोरेटेड एज अ गारंटी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल। And this will only apply if you have not made a default in filing the financial statements. Actually 137 आपका जब बाद में कवर होगा और 92 जब बाद में कवर होएगा, मैं वापस से यहाँ पे आऊंगी। सो कीप दिस पर्टिकुलर पॉइंट एज पेंडिंग। और बाकी सारी कंपनीज के लिए भी मैंने आपको कहा है रूल्स के हिसाब से देयर इज नो मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल दैट हैज बीन प्रिस्क्राइब्ड। एक्चुअली ये जो कंपनीज एक्ट है ना, इट इज अ रूल बेस्ड एक्ट, इट इज अ रूल बेस्ड एक्ट। पहले की जो एक्ट थी वो इट वाज एक्ट बेस्ड, जहां पे सेक्शंस बहुत ज्यादा थे और रूल्स बहुत कम थे। ये वाले एक्ट में सेक्शंस 470 है बट रूल्स बहुत ज्यादा है। अब क्यों रूल्स बहुत ज्यादा है और रूल्स का क्या इंपॉर्टेंस है, एक्ट का क्या इंपॉर्टेंस है, रूल्स कैसे बनाए जाते हैं, एक्ट कैसे बनाए जाते हैं, ये सारी चीजें वो स्वप्निल सर आपको पढ़ाएंगे। तो उससे आपको टोटल क्लियरिटी आ जाएगी कि क्यों ये एक्ट को एक रूल बेस्ड एक्ट बनाया गया। गेटिंग दिस और नो? बस आज के लिए मैं इतना ही करूंगी, हम कल मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच। इफ यू हैव एनी डाउट्स यू ऑल कैन आस्क मी राइट नाउ। मोस्ट वेलकम।